नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। स्वागत तो करो हमारा। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्रुपद के विषय में। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। आज फिर मैं इसका पार्ट सेकंड बना रहा हूं, जिससे ध्रुपद हमें अच्छे से समझ में आए कि ध्रुपद है क्या। तो सबसे पहले ये ध्रुपद है क्या, इसके विषय में एक चर्चा कर लेते हैं कि ध्रुपद होता क्या है। ध्रुपद एक गायन शैली है, जैसे आपकी टप्पा गायन शैली है, दादरा है, सादरा है, ठुमरी है, उसी प्रकार ध्रुपद भी एक गायन शैली है। मतलब गाने का एक प्रकार जो गायकों द्वारा गाया जाता है। जैसे आप भजन गायकों को सुनते हैं, अनूप जलोटा जी, उनकी गायन शैली है कि वो भजन ही गाते हैं। कोई गज़ल गाता है, कोई ठुमरी गाता है, कोई टप्पा गाता है। उसी प्रकार ध्रुपद भी गाया जाता है। और ये याद रखना कि ध्रुपद गायन शैली जो है वो बहुत ही प्राचीन है। इसके बारे में अभी तक ये पता नहीं हुआ है कि ध्रुपद गायन शैली को किसने बनाया है या किसने स्टार्ट किया। क्योंकि हम इसलिए कह सकते हैं कि आज तक इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है कि ये ध्रुपद गायन किसके द्वारा इसका उद्गम किया गया या किसके द्वारा इसको बनाया गया या रचा गया। इसके बारे में अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग मत रखते हैं कि भाई ये वैदिक काल से चला आ रहा है, ये गंधर्वों द्वारा गाया जा रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा मान के चलते हैं कि एक प्राचीनतम गायन शैली है। अब प्राचीनतम गायन शैली है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ध्रुपद के बारे में और चर्चा करते हैं कि ये गायन शैली जो है ये बाकी गायन शैलियों से अलग किस तरीके से है, कि भाई ये ख्याल गायन शैली से किस तरीके से अलग है। जो ध्रुपद गायन शैली है वो मर्दाना आवाज़ की गायन शैली है। मर्दाना आवाज़ मतलब दमदार आवाज़ के साथ गाया जाता है। ध्रुपद को मर्दाना संगीत भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, मर्दाना गीत किसे कहा जाता है? मर्दाना गीत ध्रुपद को कहा जाता है। और लेडी संगीत तो आप लोग शादियों में देखते ही हैं, आजकल डीजे पे होता है, पहले संगीत होता था। तो चलिए हम लोग वापस ध्रुपद पे ही फोकस करते हैं कि ध्रुपद है क्या। आपको ये पता लगा कि ध्रुपद एक प्राचीनतम गायन शैली है और इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके कंठ और फेफड़ों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। अब ध्रुपद के विषय में और चर्चा करते हैं कि ध्रुपद जो है वो प्राचीन काल में गाया जाता था। हम सब जान गए कि भैया हाँ, प्राचीन काल में गाया जाता था, लेकिन ये आज भी जीवित है या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि प्राचीन था, क्या पता धीरे धीरे ख़त्म हो गया हो। हाँ, ये धीरे धीरे ख़त्म होने के कागार पे है, क्योंकि ध्रुपद गायन के कलाकार आज मिलना मुश्किल हो गया है। ध्रुपद गायन शैली आज लोप की अवस्था में है, क्योंकि ध्रुपद गाने वाले बहुत कम बचे हुए हैं। पहले तानसेन जी हो गए, वो ध्रुपद गाते थे। सदारंग अदारंग हो गए, वो भी ध्रुपद गाते थे। बैजू बावरा और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी, वो भी ध्रुपद ही गाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें मानसिंह तोमर जी की, ग्वालियर के महाराज थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने भी काफ़ी ध्रुपदों की रचना करी। मानसिंह जी के लिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ध्रुपदों की रचना की हो चाहे नहीं की हो, लेकिन उन्होंने ध्रुपद के प्रचार और प्रसार में, मतलब उसको फैलाने में बहुत ही योगदान दिया। मतलब जन जन तक ध्रुपद कैसे पहुँचे, इसके लिए उन्होंने योगदान दिया। कैसे कि उन्होंने ध्रुपद के गाने वाले जितने भी कलाकार हैं उनको आश्रय दिया और उनके वो कार्यक्रमों को आयोजन वो करवाते थे, जिससे ध्रुपद गायकी आम जनमानस तक पहुंच जाए। तो मानसिंह जी का ये योगदान आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि उन्होंने ध्रुपद गायकी को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने ध्रुपद के बारे में या ध्रुपद से साक्षात्कार करवाया। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि भाई ध्रुपद गायकों से एक क्वेश्चन बनता है हम लोगों के लिए एग्जाम में कि कलावंत। अभी कलावंत होता क्या है? जो ध्रुपद के गायक होते हैं, जो ध्रुपद को गाते हैं, उन्हें कलावंत कहा जाता है। ये याद रखना, ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता है। अब ध्रुपद में हम लोग और विशेष बात करते हैं कि भाई ध्रुपद की वाणियाँ क्या होती हैं। पहले वाणियों को समझना कि ध्रुपद में 4 वाणियाँ होती है, लेकिन ये वाणियाँ होती क्या है। ध्रुपद गायन की जो 4 वाणियाँ हैं वो स्टाइल है, मतलब जो उनके प्रकार हैं वो वाणियाँ कहलाते हैं। ये हम लोग कहते हैं ना भैया, जैज स्टाइल, पॉप स्टाइल, हिप हॉप, ये जैसे स्टाइल है ये ध्रुपद की स्टाइल है। ये जो वाणियाँ हैं ये चारों इसी वजह से अलग अलग हुई है कि ये चारों स्टाइल्स अलग है। उनका
उनका ध्रुपद गाने का तरीका अलग था, इनका ध्रुपद गाने का अलग तरीका था। तो अब ये चारों स्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोबरहार वाणी यानी शुद्ध वाणी के बारे में, कि शुद्ध वाणी क्या है और ये कहाँ से आई, कैसे है। तो कहा जाता है कि गोबरहार वाणी जो है वो तानसेन जी ने बनाई थी, यानी शुद्ध वाणी के प्रवर्तक या संस्थापक या जनक जो है वो तानसेन जी है। अब वो क्यों? तानसेन जी का जो गायन स्टाइल था वो शुद्ध था, तो इसलिए इसे शुद्ध वाणी कहा जाता है। अब गोबरहार किस लिए कहा जाता है कि तानसेन जी आप लोग जानते ही हैं कि वो जन्म से तो ब्राह्मण कुल में थे, गौड़ ब्राह्मण थे। उनका नाम जो था वो तन्ना मिश्र था। तानसेन जी के पिता का नाम था मकरंद पांडे, याद रखिएगा, मकरंद पांडे। उनके घर पे तानसेन जी का जन्म हुआ, जो आगे चल के तानसेन के नाम से फेमस हुए और मुसलमान बन गए। क्योंकि ये गौड़ ब्राह्मण थे तो इनकी गायन शैली को गौड़ीय या गोबरहार वाणी, गौड़ीय या गोबरहार वाणी कहा जाने लगा। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इसमें लंबी सांस, मतलब स्वरों पे ठहराव के साथ लंबी सांस के साथ गाया जाता है। जैसे आप सा के साथ 4-5 आकार लगा के गा रहे हैं, तो वो इस स्टाइल में है कि हाँ आप एक एक स्वर का विस्तार करके गा रहे हैं। और इसमें जो लय होती है आपकी वो बहुत ही विलंबित होती है। गोबरहार वाणी में आपको दो चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखना है, ये बहुत विलंबित लय में गाया जाता है और इसमें लंबी सांस प्रधान होती है, याद रखना। उसके बाद आती है खंडरवाणी। खंडरवाणी के प्रवर्तक कौन थे भाई? नौबत खां साहब। अब इसका नाम खंडरवाणी क्यों पड़ा? क्योंकि इनका निवास स्थान जो था वो खंडर था, इसलिए इस वाणी का नाम जो है वो खंडरवाणी पड़ गया। अब इसकी विशेषता क्या है? तेजी से रस की उत्पत्ति होती है। इसमें वेग, तरंग और जोरदार आवाज़ इसके लक्षण होते हैं। वेग के साथ, तरंग के साथ, जोरदार आवाज़ के साथ इसको गाया जाता है। इसमें गमक का प्रयोग ज़्यादा होता है, याद रखना, इसमें गमक का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी वाणी जो है डागुरी वाणी। अब ये व्रजचंद्र जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई या इसका जन्म हुआ, या इसके जनक व्रजचंद्र जी हैं। इनका जो पूरा नाम था वो था व्रजचंद्र डोगर। अब इनके नाम के अनुसार ही इनकी वाणी का नाम जो है वो डागुर वाणी पड़ गया। अब इस वाणी की विशेषता क्या है? इस वाणी का जो आलाप लेने का ढंग है ना, वो सबसे अलग है कि ये किस तरीके से आलाप लेते हैं। इसकी जो सरलता है वही इसका मेन गुण है। ये बहुत ही सहज गाई जाती है। इसमें स्वर का और लय का टेढ़ापन देखने को मिलता है। समझ रहे हैं कि इसमें वक्र स्वर का काम ज़्यादा होता है और लय के साथ ये ज़्यादा खेलते हैं। तो डागुरी वाणी की ये विशेषता है। उसके बाद आती है नौहार वाणी। इसके संस्थापक या इसके जनक श्रीचंद्र नौहार है, इसलिए इस वाणी का नाम नौहार वाणी पड़ा। अब इसकी खासियत क्या है या इसकी विशेषता क्या है कि इसमें तेज गति से गाया जाता है, मतलब सिंह की गति से इसको गाया जाता है। इसकी गति तेज होती है। इस शैली में गमक का और द्रुत लय का प्रयोग होता है। मतलब भाई इस गायन की जब गति तेज होगी तो द्रुत लय भी तेज होगी, सीधी सी बात है। ये द्रुत लय की गायन शैली है, यानी ध्रुपद जो द्रुत लय में गाया जाता है वो नौहर वाणी में गाया जाता है और इसमें गमक का प्रयोग होता है। ध्रुपद के जो 4 अंग होते हैं वो क्या होते हैं और ध्रुपद कैसे स्टार्ट होता है, हम लोगों ने वाणी तो डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्रुपद के जो अंग होते हैं उनके बारे में आप जान लो। पहले अंग को आप कहते हैं स्थाई, दूसरा हो गया आपका अंतरा, तीसरा हो गया आपका संचारी और चौथा हो गया आबोध। ये इसके 4 भाग होते हैं और ध्रुपद को स्टार्ट करने के लिए आप नोम तोम से करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज ही आपको पूरा ध्रुपद क्लियर हो गया है कि ध्रुपद होता क्या है, ये किस तरीके से गाया जाता है, इसकी कितनी वाणियाँ हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, वो इस वीडियो में मैं पूरा कवर कर चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।